हाय ऑडियंस, मैं हूं संतोष सिंह और आपका ट्रेड विद कुंवर जी में स्वागत है। दीपावली और धनतेरस आ गई। हमारे देश में इन मौक़ों पर सोना या चांदी खरीदने की परंपरा रही है, पर इस बार चाहे बड़े निवेशक हों या छोटे खरीदार, सबके मन में असमंजस है। अब क्या सोना या चांदी पर इन्वेस्ट करना सही है या आने वाले समय में नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। वीडियो बड़ा रोचक होने वाला है, इसे स्किप करके मत देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आपके सारे असमंजस दूर हो जाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। यह विश्लेषण ग्लोबल राजनीतिक घटनाओं और निवेश दृष्टिकोण का संतुलित मिश्रण है, जिसमें यह न केवल ट्रेडर्स बल्कि आम दर्शकों को भी समझने में आसानी होगी। सवाल यह है कि क्या सोना 1.5 लाख और चांदी 2 लाख पार करने वाली है। मार्केट का माहौल तो ऐसा ही है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। परंतु गोल्ड के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सॉक्स की कि गोल्ड की प्राइस 2026 में 1,67,375 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाएगी। तो आज रिसर्च रिपोर्ट और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो जल्दी से आप डिस्क्लेमर को पढ़ो और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड यानी सोने की। आज आधी दुनिया युद्ध में लगी पड़ी है। ऐसी स्थिति में लोग जाते हैं कमोडिटीज़ की तरफ, क्योंकि मान लीजिए युद्ध के समय किसी देश की करेंसी खराब हो गई। जैसा रसिया यूक्रेन के युद्ध में रसिया ने यूक्रेन के सेंट्रल बैंक पर निशाना लगाया और उसे तहस नहस कर दिया था और वहाँ के बैंकिंग सिस्टम 3 दिन तक ठप थे। आप सोच कर देखिए, ऐसे केस में वो लोग जो पहले महीने के अंदर विस्थापित हुए होंगे, जिनको आप रिफ्यूजी बोलते हैं, और वो दूसरे देश में जाकर रहने लगे एज ए रिफ्यूजी। अब आप सोच कर देखिए, वो यूक्रेन में चाहे करोड़पति ही क्यों न रहे हों, लेकिन दूसरे देश में उनके करोड़ों रुपए कैसे काम में आए। वहाँ से कुछ लोग पोलैंड चले गए, कुछ यूरोपीय कंट्री में चले गए। जहाँ जिस भी देश में गए तो अब उन्हें अपने गुजर बसर के लिए वहाँ की करेंसी चाहिए होगी। वहाँ तो यूक्रेन की करेंसी चलेगी नहीं। अभी जैसे आपने नेपाल में देखा, अच्छा हुआ समय रहते सब संभल गया। अगर नहीं संभलता और नेपाली लोग करोड़ों रुपए लेकर भारत में घुस आते, तो क्या भारत में वो उसी वैल्यू के साथ रह पाते? नहीं रह पाते। तो आप समझिए कि इस चीज़ को हो सकता है भारत में कोई उनसे उनकी करेंसी लेने से मना ही कर देता। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। नेपाल में ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि किसी भी देश की करेंसी उसी देश में कामयाब होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ज़मीन खरीद लेता हूँ, रिटर्न अच्छे मिलते हैं, पैसा बैंक में रखता हूँ, सेफ रहते हैं। अगर ऐसे किसी भी कारण से पैसे बैंक से ना निकल पाएँ, तो आप खुद ही सोचो, क्या आप ज़मीन लेकर जाओगे? नहीं जा सकते। आप सोच कर देखो, अगर आपके पास 1 करोड़ का गोल्ड है तो वह भारत में भी 1 करोड़ का है और दूसरे देश में भी 1 करोड़ का ही रहेगा। ये अलग बात है कि उस देश की प्राइसिंग अलग हो सकती है, परंतु गोल्ड की वैल्यू या सिल्वर चांदी की वैल्यू वही रहेगी। अब कहीं ना कहीं जब दुनिया में ऐसी सिचुएशन आती है, तब गोल्ड और सिल्वर या चांदी की डिमांड बढ़ जाती है। आप सोचिए, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सारे देशों का सोना अमेरिका के पास रखा हुआ था और उसी बेसिस पर सारे देश डॉलर पर ट्रेड करते थे कि हमारा गोल्ड अमेरिका के पास रखा हुआ है।
करीब 50 साल पहले अमेरिका ने सारे देशों से बोला कि आप सभी अपना गोल्ड ले जाओ, अब हमारी जिम्मेदारी आपके गोल्ड की नहीं है, अब हम डॉलर प्रिंट करेंगे अपनी मर्जी से। अब कोई गोल्ड का हिसाब किताब नहीं होगा। प्रत्येक कंट्री अपने इकोनॉमी के हिसाब से अपनी करेंसी प्रिंट कर सकती है। 50 से 60 साल हो गए इस बात को, और 60 साल से प्रत्येक कंट्री अपने हिसाब से करेंसी प्रिंट किए जा रही है। अगर कल को ये सिस्टम बदला, डॉलर सुपर पावर नहीं रहा, डॉलर यानी अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, चाइनीज युआन या ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स देश नाटो के ऊपर हावी हो गए और ब्रिक्स ने करेंसी बना दी, जिससे सारी दुनिया ब्रिक्स या चाइनीज करेंसी से ट्रेड करना चालू कर दे, और चच्चा ट्रंप की नीतियों से वैसे भी डॉलर गिरने लगा है, तो कौन सी एक चीज़ ऐसी रहेगी जिसकी वैल्यू सबके पास बराबर रहेगी? वो है गोल्ड। इसलिए गोल्ड की इम्पोर्टेंस है। इसलिए चाइना और इंडिया दोनों कंट्री ने पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा गोल्ड बाय किया है, और ये मैं फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, कोई कही सुनी बात नहीं है। लेकिन पिछले 1.5 साल में दोनों कंट्री ने जो गोल्ड की डिमांड है वो हद से ज़्यादा बढ़ा ली है, जिसके कारण गोल्ड का भाव बढ़ता जा रहा है। ये कन्फर्म नहीं है कि सच में ये जो भाव बढ़ रहा है तो बबल है या नहीं। कल को हो सकता है कि चारों तरफ शांति हो जाए। चच्चा ट्रंप लगे हुए हैं, इजराइल और हमास वाला मैटर शांत भी करा दिया है, रसिया और यूक्रेन में भी लगे हुए हैं, और मामला सुलझ जाए तो सारी दुनिया युद्ध के खौफ से बाहर आ जाए। उस स्थिति में गोल्ड का भाव गिरने लगेगा और बहुत ज़्यादा गिरने लगेगा। तब बढ़े हुए भाव में जो लोग खरीदी कर लेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ तो भाव बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। अब इस स्थिति में इन्वेस्टर या सामान्य खरीदार क्या करे? तो चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस रिसर्च रिपोर्टों के आधार पे स्थिति क्या है। तो कहा जाता है कि सोना कभी धोखा नहीं देता, और 2025 में इसने एक बार फिर यह साबित भी कर दिया। जहां दुनिया भर के बाजार डगमगा रहे हैं, वहीं गोल्ड ने नया इतिहास रच दिया है। $4000 प्रति औंस का स्तर पार करते हुए आज $4000 प्रति औंस का स्तर पार करके गोल्ड ने एक नया इतिहास बनाया है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्या है इस कीमत के पीछे का रहस्य, किन कारणों से सोने में इतनी तेजी आई, और आने वाले महीनों में इसे लेकर एक्सपर्ट की क्या भविष्यवाणी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोना का अब तक का सफ़र कैसा था। साल 2025 में सोने ने अब तक की सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है, लगभग 60% वार्षिक वृद्धि हुई है सोने में। 8 अक्टूबर 25 को गोल्ड ने $4000 प्रति औंस का रिकॉर्ड स्तर छुआ है, जो 1979 के बाद सबसे ज़्यादा रैली मानी जा रही है। 12,889 रुपये प्रति ग्राम के दर से 15 अक्टूबर का रेट बता रहा हूँ। भारत में गोल्ड ने नया घरेलू उच्च स्तर बनाया है। इस तेजी के पीछे प्रमुख कारक हैं डॉलर की कमजोरी और ग्लोबल राजनीतिक तनाव, अमेरिका सरकार की अनिश्चित नीतियां और ब्याज दरों में कटौती की संभावना। अब हम आते हैं कि वैश्विक कारणों की पड़ताल करते हैं। तो 2025 में ग्लोबल को गोल्ड ईयर भी कहा जा सकता है। अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध को समझिए आप। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आयात पर नए टैक्स लगाने की घोषणा ने निवेशकों को सुरक्षित संपत्तियों की ओर धकेल दिया है, और मध्य पूर्व में
जो तनाव चल रहा है, तेल की कीमतों में अस्थिरता आ रही है, सैन्य उम्मीदों में भी गोल्ड की काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, डॉलर लगातार वीक होता जा रहा है। डॉलर की वीकनेस और इंडेक्स में गिरावट गोल्ड को और चमका रही है, क्योंकि कीमतें डॉलर में ही तय होती हैं। जैसे कोई कहे कि डॉलर में गिरावट की वजह गोल्ड का बढ़ना क्यों है? गोल्ड का बढ़ना इसलिए है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर की जो गोल्ड की कीमत जो है वो डॉलर से ही आंकी जाती है, तय की जाती है। और जब चचा ट्रम्प आए थे तो कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इनके आने के बाद इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। दिमाग ही इनका शून्य हो गया है। सुबह कुछ और बोलते हैं तो शाम को कुछ और बोल देते हैं। इनको शांति का नोबेल चाहिए, और दुनिया के सबसे बड़े अशांत आदमी हैं। जिस देश की करेंसी में गोल्ड की कीमत तय होती हो, उस देश का राष्ट्रपति पगलहेट की तरह काम करता फिर रहा है, और डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, गोल्ड महंगा होता जा रहा है। डॉलर को सारे देश अपने रिजर्व में रखते हैं, ये एक अलग कारण है गोल्ड की कीमत बढ़ने का। डॉलर को सारे देश अपने रिजर्व में रखते थे और रखते भी हैं। डॉलर की कीमत घटने और चचा ट्रम्प की नीतियों के कारण डॉलर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं। इसलिए सारे देश डॉलर की जगह गोल्ड को अपने रिजर्व में बढ़ा रहे हैं। इस कारण से भी गोल्ड की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। फिर एक सबसे बड़ा कारण है कीमत बढ़ने का सेंट्रल बैंक की खरीदी। जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है, 2025 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है, जिससे भंडारण 2020 के शिखर के करीब पहुंच गया है। गोल्ड की कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल बैंक। ग्लोबल सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी रिजर्व में बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, लगातार खरीदते ही जा रहे हैं। 2023 से जो ये ट्रेंड शुरू किया गया था खरीदने का, तो अभी भी जारी है और खरीद ही रहे हैं। हर साल खरीदते ही जा रहे हैं। हर साल जो अकेला ग्लोबल सेंट्रल बैंक है 1000 मैट्रिक टन सोना खरीद रहा है। अभी तक सेंट्रल बैंकों ने 35 लाख मैट्रिक टन सोना खरीद लिया है। इन्होंने रिजर्व कर लिया है 35 लाख मैट्रिक टन सोना खरीद कर। और सोना एक लिमिटेड रिसोर्स है, यह कोई अनलिमिटेड तो है नहीं कि जो जितना चाहे उतना खरीद ले। ग्लोबल लेवल पर जो सोना हर साल माइंस किया जाता है उसकी मात्रा 3000 मैट्रिक टन है। उसमें से 1000 मैट्रिक टन अकेला ग्लोबल सेंट्रल बैंक ले रहा है। बचता कितना है पूरी दुनिया के लिए? 2000 टन। अब 2000 टन में और कहाँ कहाँ जा रहा है? तो जैसा कि मैंने बताया कि सारे देश अपने रिजर्व सरप्लस में भी गोल्ड को बढ़ा रहे हैं। और एक सोने की बहुत बड़ी खपत है ETF। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। आजकल लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीद के ETF गोल्ड में पैसा निवेश करने लगे हैं। इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे छोटे निवेशक हों चाहे बड़े निवेशक हों, छोटे खरीदार हों, तो जितना भी पैसा निवेश होता है उतनी कीमत का उन्हें सोना खरीदना पड़ता है। अब सबसे निवेशक के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ETF के थ्रू वो 200-400 रुपये भी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकता है। जिसके पास जितना है वो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर दे, और जिन कंपनी के ETF में निवेश करेगा उस कंपनी को उतने धन का गोल्ड खरीदना पड़ेगा। और अभी तक 3616 मैट्रिक टन सिर्फ ETF कंपनियों ने सोना होल्ड कर लिया है।
जो अगस्त 22 के बाद हाईएस्ट है। इस तरह जब ETF की डिमांड बढ़ती जा रही है तो सोना तो महंगा होगा ही, गोल्ड की कीमत बढ़ेगी ही। अब देखते हैं कि भारत में सोने की स्थिति क्या है। भारत में लगभग 86% सोना इंपोर्ट होता है और रुपया कमज़ोर होने से सोना और महंगा हुआ है। घरेलू बाजार में 22 कैरेट सोने की औसत कीमत 11,864 से 12,100 रुपये प्रति ग्राम तक जाने का पूर्वानुमान है। शादी ब्याह के त्यौहार आ रहे हैं, धनतेरस का सीज़न है, मांग भी बढ़ रही है। ज्वेलर को अब तक सबसे बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। बड़े बड़े जो ज्वेलर्स की कंपनियां हैं उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर बुक करके रखे हुए हैं। निवेशक अब गोल्ड ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और मल्टी कैप पोर्टफोलियो में धातुओं का अनुपात बढ़ा रहे हैं। ये सब कारण हैं गोल्ड के बढ़ने के। तकनीकी विश्लेषण करते हैं। जो अगर हम ट्रेडिंग चार्ट पर जाएं और ट्रेडिंग चार्ट में डॉलर गोल्ड की स्थिति को देखें तो सपोर्ट स्तर जो है, बॉटम लेवल, वो 3980 रुपये प्रति डॉलर है। 3980 से लेकर 3930 और 3860 तक सपोर्ट स्तर बना हुआ है, मतलब नीचे का लेवल है। ये प्रति डॉलर बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में और डॉलर पर ही उसका दरें तय होती हैं। और रेजिस्टेंस स्तर है, मतलब टॉप लेवल जो है वो 4065 रुपये से लेकर 4090 और 4130 रुपये प्रति डॉलर है। तो इंडिकेटर्स जैसे RSI और MACD अभी ओवरबॉट जोन में दिखा रहे हैं, मतलब खरीदी बढ़ती ही जा रही है, पर अभी तक कोई बड़ी करेक्शन का सिग्नल मिल नहीं रहा है। मतलब करेक्शन आने की संभावना नहीं है, खरीदी जा रही है, हुए जा रही है। ओवरऑल ट्रेंड अब भी बुलिश और कंटिन्यूशन दर्शा रहा है। तो और आगे देखते हैं जो विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की है। तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार अगले 12 महीने में गोल्ड प्रति डॉलर 4248 रुपये प्रति औंस तक जा सकता है। 2026 की दूसरी छमाही में विशेषज्ञ हल्की प्रॉफिट बुकिंग और रिट्रेसमेंट की संभावना देख रहे हैं। भारत में दिसंबर 2025 तक सोने की कीमत औसतन 12,173 रुपये प्रति ग्राम रहने के अनुमान हैं। जो लोग निवेश कर रहे हैं तो निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन की दृष्टि से 10 से 15%, अपने पूरे पोर्टफोलियो में 10 से 15% ही गोल्ड की हिस्सेदारी बनाएं, ऐसी सलाह दी जा रही है। गोल्डमैन सैक्स जो बहुत बड़ी एजेंसी है, इन्होंने कहा है कि 2026 तक 4,900 $4,900 प्रति औंस हो जाएगा गोल्ड। तो अब इस प्राइस को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 13,868 रुपये प्रति ग्राम होता है। लेकिन ये प्राइस भारत में तो लागू नहीं होगा क्योंकि भारत में गोल्ड इंपोर्ट होता है। जिस तरह से इंपोर्टेड गाड़ियाँ, मोबाइल, ये सब इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें भारत में आके हमें महंगी पड़ती हैं क्योंकि बहुत सारे टैक्स इनमें लगते हैं। और चच्चा ट्रंप ने तो कमाल ही कर रखा है, कब किस पे कितना टैक्स लगा दें। तो गोल्डमैन सैक्स जो एक बड़ी एजेंसी है, इन्होंने जो अपना अनुमानित दर बताया है कि गोल्ड की कीमत 16,337 रुपये 50 पैसे प्रति ग्राम, अगर भारतीय करेंसी में देखें तो 16,337 रुपये प्रति ग्राम भारत में पड़ेगा। और 10 ग्राम खरीदने पर ये 1,63,375 रुपये हो जाएगा 2026 में। तो
मतलब अभी गोल्ड कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ने के जो विश्लेषक हैं, भविष्यवक्ता हैं, तो वो लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि गोल्ड की कीमत बढ़ेगी। निवेश की सलाह है और सावधानियां, जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो लोग, उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रखें कि सोने में निवेश को सुरक्षा कवच माने, ना कि तेजी का शॉर्टकट। एक सुरक्षा कवच के हिसाब से आप सोना खरीद सकते हैं। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फंडामेंटल पर आधारित बाय और डिप की रणनीति को अपनाएं। मतलब अगर कहीं पे डिप आता है या प्राइस गिरता है नीचे के लेवल पर, तो नीचे के लेवल से खरीदें, बढ़े हुए लेवल से ना खरीदें। ETF और गोल्ड बॉन्ड में SIP पर आधारित निवेश लंबी अवधि से अधिक स्थिर रिटर्न देगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं तो ETF या गोल्ड बॉन्ड में SIP कर लीजिए, और SIP के थ्रू अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, क्योंकि एवरेजिंग होती जाती है SIP करने से। भौतिक सोने में निवेश करते समय मेकिंग चार्ज और टैक्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो फिजिकल गोल्ड होता है, जो आप ज्वेलरी के थ्रू खरीदते हैं, उनमें से मेकिंग चार्ज और टैक्स भी लगता है, तो इनका हमेशा ध्यान करके और कैलकुलेशन कर लेना चाहिए खरीदते समय। सोने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है ये देख लेते हैं। तो गोल्ड सिर्फ सोना कोई धातु नहीं है, बल्कि भावनात्मक संपत्ति है। आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने पर लोगों का भरोसा सोने पर और भी बढ़ जाता है, और फेयर फैक्टर जितना बढ़ता है सोने की चमक उतनी तेज होती है। 2025 ने हमें एक बात सिखाई है कि बाजार की अनिश्चितता में सोना हमेशा स्थिरता का प्रतीक है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है और सोना ऊपर की तरफ जा रहा है ना? लेकिन हर रैली के बाद एक आराम जरूर आता है। आप कितना तेज, कोई कितना तेज भी भागे, कितनी भी बड़ी रैली हो रेट की, कितना भी तेज भागे, लेकिन एक रेस्ट जरूर आता है। तो ऐसा नहीं है कि सोना भागता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एक जगह तो होगी जहां पर आकर वो रुकेगा। इसलिए अगर आप निवेशक हैं तो विवेक से निर्णय करें, विवेकपूर्ण निर्णय करें। ऐसे ही खरीद लेना सोना अच्छा निर्णय नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको चांदी जो 2 से 3 लाख तक पहुंचने की संभावना है, उसके विश्लेषण के साथ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। मैं जल्द ही उसका वीडियो रिलीज़ कर दूंगा। अगर आपके कमेंट और लाइक, ये आपके कमेंट और लाइक पर निर्भर करेगा। अगर आप अपना प्यार देते हैं तो अवश्य मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और रिलीज़ कर दूंगा जितना जल्द हो सकेगा। और इस तरह के वीडियो, ऐसे ही तगड़े मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसे खरीदी और बिक्री की सलाह ना समझिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का निवेश करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। जय माता दी, धन्यवाद।